ओके, सो टी ऑफ क्या होता है 10 डे, मतलब जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे टी ऑफ कितना होता है बच्चों 10 डेज। और अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे टी ऑफ कितना होता है बताओ, टी ऑफ कितना होता है 5 आवर्स होता है या ना। और अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ा दूं 50 डिग्री सेल्सियस कर दूं तब तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम सिर्फ 12 मिनट में आधी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि आपके रेट के ऊपर टेम्परेचर कितना ज्यादा प्रभावित है, कितना ज्यादा जो है वो टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट करता है। ये तो सिर्फ हमने एक एग्जांपल लिया कि ये समझाने के लिए कि मोस्टली यही होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। यस और नो, Yes, यस और sir. नो। और इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछ सकते हैं 3 मार्क्स में, एक्सप्लेन द आर्हेनियस इक्वेशन। या फिर एक किस तरह से पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द आर्हेनियस इक्वेशन। तो हमें तो पता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के भी बढ़ेगा, यस और नो, है ना। अब ये एग्जैक्टली देखो, अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ओके, ये हो गया कंप्लीट। टेम्परेचर बढ़ा दे तो क्या कौन बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, कितना। So we just want to derive one relation. We just want to derive one relation between effect of temperature and rate of reaction. Means कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो वो हमें एक क्वांटिटेटिव डेरिवेशन चाहिए। तो सबसे पहला वांट ऑफ जो हमने फैक्टर देखा था वो साइंटिस्ट वांट ऑफ ने ट्राई किया, लेकिन बात नहीं बनी बच्चों, उस वांट ऑफ से बात नहीं बनी। फिर आर्हेनियस करके साइंटिस्ट आया, ओके, और आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन दिखा रहा था। अब आप समझे बात। और उसने कौन सा इक्वेशन दिया, तो अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी, ये वाला इक्वेशन दिया। अब यहाँ भी के है ना, वो आप मिसगाइड मत होना, मतलब कई सारे बच्चे ये सोचते हैं के जो है ना वो हमारा रेट कांस्टेंट, मतलब वहां पे जो हमारा रेट कांस्टेंट था ना कि वो है, बट इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स नॉट लाइक दिस बच्चों। आई बात समझ में, ये उस तरह से नहीं है, ये के रेट के फॉर्म में है। ये के किसके फॉर्म में है बच्चों बताओ तो, ये के किसके फॉर्म में है, रेट के फॉर्म में है। और ये बात समझ में, यहाँ पे आपको के क्या समझना है, रेट। अब मेरे पीछे का बैकग्राउंड देखो एक बार, ओके, तो यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या है, ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाय आर टी है, यस और नो। Yes, sir. हायर, अब क्या होगा आप समझ सकते हो, के क्या है, के एग्जैक्टली रेट। हाँ, अगर यहाँ पे लोग बोलते हैं ऐसे रेट कांस्टेंट, लेकिन आपको हमने जो पहले वो लिया था इंटीग्रेटेड इक्वेशन उसके साथ कंपेयर करेंगे तो के को कंपेयर मत करना, ये के रेट की तरह यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, इसके साथ के साथ कैसे काम करेंगे हम लोग, एज अ रेट। और ये बात समझ, अगर कोई ऐसा बोला है कि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट डबल हो गया, तो आपको समझना है के की वैल्यू डबल होगी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। लेकिन इक्वेशन में ये सब चीजें है क्या सर, मैं बताता हूँ, के रेट कांस्टेंट है, फिर ये जो है वो क्या है बताओ, ये इट्स आर्हेनियस कांस्टेंट है, ये क्या है बच्चों, आर्हेनियस कांस्टेंट है, ओके। फिर ये क्या है, ये आर्हेनियस कांस्टेंट है। और आप ये समझ सकते हो ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज अ गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। इन्होंने ये देखा कि अगर आप मोस्टली ये देखने को मिलता है, अगर आप टेम्परेचर अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हो तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है।
रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। आ रही है बात समझ में आपको? मोस्टली ये देखने को मिलता है कि अगर आप लोग टी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाता है? मोस्टली डबल। अब बात ये है, देखो अब बात ये है कि अक्षर परेशान मत करो बच्चे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, K इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ये भाई क्या आएगा बताओ? आर टी। के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ए बाई आर टी आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? पक्का? where K is the rate constant, A is the Arrhenius constant, EA is the activation energy। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे लेकिन फिलहाल नहीं। Here R is the gas constant and T is the temperature in Kelvin, अब next one, where A is the Arrhenius factor और the frequency factor, Arrhenius factor और frequency factor बोलते हैं इसको। It is also called as a pre-exponential factor। एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, उसके आगे आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इन तीनों चीज में से आप इसको कुछ भी बोल सकते हो ये को। तो मैं अगर आपको ये बोल दूं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर तो फिर डाउट नहीं करना है क्या था। अब है ना टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपको ये पहला वाला पेज है ना, पेज नंबर 111 पे है मेरा। आपकी टेक्स्ट बुक डिफरेंट है तो डिफरेंट हो सकता है। अब अगर आपको आर्हेनियस इक्विनेस एक्सप्लेन करने के लिए बोला है तब आप क्या करो, यहीं से आपको ये एक्सप्लेन करना है। टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ln ले लो आप। ln k इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? ln k इज इक्वल टू a ln a प्लस लिखू प्लस ln e रेस टू माइनस ए बाय आर टी। यस और नो? ऐसा हो सकता है? है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब मैं क्या करने वाला हूँ, ln k इज इक्वल टू, अब मैं क्या लिखूंगा बताओ? ln k इज इक्वल टू ln a, अब देखो माइनस ए बाय आर इंटू टी। टी को मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ इस तरह से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है या ना? Yes, sir. ln e की वैल्यू होती है 1, ln e की वैल्यू होती है 1। तो आपको अगर किसी ने बोल दिया एक्सप्लेन आर्हेनियस इक्वेशन, तो आपको तो पहले ये बताना है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो मोस्टली रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होते हैं बच्चों? टेम्परेचर जब बढ़ेगा तब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होने वाले हैं बताओ? अच्छे से बढ़ने ही वाले हैं। है या ना? फिर उनको ये Yes, बताओ sir. कि as it has been observed that if you are going to increase your temperature by 10 degree Celsius, almost your rate of reaction will be double। आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा बच्चों? डबल हो जाएगा। है या ना? चलो हाँ इसके बाद आप क्या बोलोगे कि Wantroff has just tried to derive the equation but has tried to do experiment, but exactly the quantitative relation between rate constant and temperature was derived by Arrhenius and that one is like following। फिर आपको ये लिखना है, फिर आपको इसमें सब टर्म क्या है वो बताना है, फिर आपको उसको ln लेके समझाना है कि अब हम कैसे इसको ग्राफ के फॉर्म में कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में आपको? यस और नो? Yes, sir. ओके तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो
कि ln k इज इक्वल टू, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, माइनस ई बाय आर इंटू 1/t प्लस ln a लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताओ। शायद आपको पता Yes. होगा किसका फॉर्मूला है, ये लीनियर इक्वेशन की तरह हो y जाएगा, equals यस और to नो? mx plus c. यस। y पे आप लिखो ln k, x पे क्या लिखना है बताओ, 1/t लिखना है, ओके। x पे मैंने 1/t लिखा और यहां से स्ट्रेट लाइन मिलेगी, डाउनवर्ड स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा बताओ, Minus e by r. माइनस ए बाय आर होगा। और यहाँ पे जो आपको इंटरसेप्ट मिला वो कितना होगा बताओ। ln a. सो इज इट क्लियर, Yes. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो अच्छे से लिख लो एक बार, ये वाली चीज अगर आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है तो आपको ये लिख लेना है किस तरह से इसको डिराइव किया। पेज नंबर 113 पे गए हुए हम लोग, थोड़ा आज क्या मिसमैच हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आरएनएस इक्वेशन पूछे तो जैसे हम लोग चल रहे हैं ना अभी, ऐसे ही लिखना है, ये इक्वेशन समझाना है अच्छे से। और अगर मुझे लॉग में इंटरेस्ट है, अगर मैं इसको लॉग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो पहले सब ln की जगह सब जगह क्या कर दूं, 2.303 लॉग, फिर मैं 2.303 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो मुझे आंसर कुछ ऐसा मिलेगा। समझना, ln k इज इक्वल टू माइनस ई बाय आर इंटू 1/t प्लस ln a, is it so? Yes or no? Now Yes, sir. 2.303 log k is equal to minus e by r into 1/t plus 2.303 log कौन आ जाएगा, a। अरे ये बात समझ में है ना? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 2.303 से, माइनस ई बाय 2.303 r 1/t, ठीक है, प्लस log a। अगर मैं इसका क्या ड्रॉ करूं बताओ बच्चों, अगर मैं इसका Graph. ग्राफ ड्रॉ करूं then what will happen, just tell it to me। यहाँ पे कौन आएगा, Log k. यहाँ पे कौन आएगा, 1/t. तो यहाँ पे स्लोप ऐसे ही मिलेगा सेम, लेकिन अब स्लोप में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, माइनस ई अपन 2.303 आ जाएगा, समझे आप बात। यहाँ पे इंटरसेप्ट Yes. कितना आएगा बताओ, उसका Log इंटरसेप्ट a. कितना आएगा, log a आएगा इंटरसेप्ट, दैट्स ऑल, ओके Yes, sir. ओके। तो हमने अब तक जो ये समझाया वो अब तक हमने क्या समझाया बताओ, दिस वन वाज द Arrhenius equation. आरएनएस इक्वेशन। कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊं, चलो पेज नंबर देखो 4.5 निकालो, निकाले 4.5 में आप कहां तक ले, आपको ये आरएनएस इक्वेशन दिख रहा है, यस और नो, आया Yes, ना? sir. अब आप क्या करो पता है, निधि तेरा नाम दिखेगा अगर तू यहाँ पे कोई करेगी ना, जैसे ये सर येलो वाला ये नाम दिखेगा। सुनो अब बात ये बन रही है कि पहला वाला पूरा पैराग्राफ जो है वो हमें किसमें लिखना है, आरएनएस इक्वेशन में, फिर पीछे वाला पॉइंट नहीं लिखना है, फिर आपको इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वाला दिख रहा है, वो इक्वेशन का डेरिवेशन है वो करना है आपको, बस नथिंग एल्स। फिर आपको इक्वेशन पूरा समझा देना है इन शॉर्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ, तब आपका आरएनएस इक्वेशन कंप्लीट हुआ, जो कि आपको थोड़े टाइम के बाद दिया हुआ है, समझे आप। जो लास्ट में आपको ग्राफ दिया है देख रहे हो, दूसरे पेज पे ग्राफ है, Yes, sir.
तो आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से इसको समझाया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कैसे मेजर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, हाउ वी कैन जस्ट फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी। चलो अब उसके लिए हम लोग काम करेंगे। नया क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी, और है क्या, हाउ टू फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी। मैं आपको अच्छे से एक बात बता दूं बच्चों, क्या होता है यहाँ पे एग्जैक्टली, अगर आप समझ सकते हो तो, कि हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही चाहिए, समझो। हाउ टू फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी, पहले है क्या एक्टिवेशन एनर्जी, इट्स अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्स टू टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। अगर आपको 11th से 12th में आना है तो मिनिमम 35% या फिर 30% लाने ही पड़ते हैं, दैट वन इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आपको साइंस में एडमिशन लेना है तो आपको 10th में पास होना जरूरी है, अगर आप 10th में फेल हो तब आप साइंस नहीं ले सकते, दैट्स ऑल। तो यहीं पे ऐसा एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी विच रिक्वायर्स टू इनिशिएट अवर रिएक्शन। हमारे एटम्स के पास मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए कि जिससे वो रिएक्शन में टेक पार्ट करे। आप सोचो कि यहाँ पे अगर ये जो एयर है, तो एयर के अंदर तो O2 और H2 दोनों है, तो पानी क्यों नहीं बनने लगता, क्योंकि उनके पास उतनी सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती है। चलो अब उसको कैसे फाइंड आउट करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। ln K1 इज इक्वल टू, क्या था हमारा फॉर्मूला, माइनस EA/R इंटू 1/T1 प्लस ln A, ये तो कांस्टेंट रहेगा। और दूसरा इक्वेशन है ln K2 इज इक्वल टू माइनस EA/R इंटू 1/T2 प्लस ln A। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 है ना, 2 को 1 में से माइनस करते हैं, हाँ तो अब हम लोग लिख सकते हैं ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू, मैं इसको पहले लिखूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसको, K2 वाले को। माइनस अब क्या आएगा, ln K1 माइनस ये बाय, थोड़ा खींच के समझा रहा हूँ लॉन्ग कट, अदरवाइज शॉर्टकट में मैं समझा सकता हूँ, लेकिन नहीं दिक्कत हो जाएगी आपको। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ln और ln क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बचेगा क्या, कैंसिल यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ln K2/K1 इज इक्वल टू EA/R इंटू 1/T2, हाँ नहीं माइनस 1/T1 नहीं, 1/T1 माइनस EA/R इंटू 1/T2 लिख सकता हूँ, देख सकते हो आप, सोच के बताओ अच्छे से, आया ना। Yes, sir. हाँ यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ln K2/K1 इज इक्वल टू माइनस EA/R इंटू, इसको कॉमन निकाल दिया EA/R को, 1/T1 माइनस 1/T2। अब एक बात बताओ, ऊपर K2 है ना, यहाँ पे T2 पीछे आएगा, और अगर K1 नीचे है तो T1 आगे आ रहा है। अब देखना ये बात, ये यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, या माइनस प्लस का लोचा आएगा, पूरा आंसर गलत निकलेगा। अब हम डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, इस फॉर्मूला में आप समझ सकते हो, अब आप देख सकते हो, अब क्या होगा, ln K2/K1 क्या है बताओ, इज इक्वल टू ये अपन
ln है तो अभी ln बाय r 1 बाय t1 माइनस 1 बाय t2 है। अब इसको और कितने तरीके से मैं लिख सकता हूँ, देखो ln k2 बाय k1 इज इक्वल टू e बाय r t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय t1 इंटू t2। ठीक है, ये आया ना। Yes, sir. और मैं क्या ये इंटू है और ये माइनस है, और मैं क्या कर सकता हूँ, लॉग लेना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग k2 बाई k1 इज इक्वल टू ये बाई 2.303 r, और यहाँ पे लिख दूंगा t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय, या फिर ऐसे ही याद रखते हैं 1 अपन जो ऊपर है वो पीछे रहेगा, ऐसे, ठीक है। तो अगर आप k2 t1 और t2 पे आप k1 और k2 जानते हो, तब आप, और आपको ये नहीं पता है तब आराम से ये फाइंड आउट कर सकते हो। तब आपको कौन मिल जाएगा, ये, इस इक्वेशन से आपको ये मिल जाएगा। आइए आपको बात समझ में आया ना। Yes, sir. ओके, यही चीज रहती है। चलो पक्का। और ये मिल गया, कोई भी एक इक्वेशन में उठा के इसकी वैल्यू रख दो, ये की आपके पास t1 है, k1 है और e1 है, तो कोई भी एक इक्वेशन में रख दो आप, आपको क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज आपके पास ये सभी है, सुनो, k की वैल्यू है, e की वैल्यू है, t की वैल्यू है, तो आपको आराम से कौन मिल जाएगा, a मिल जाएगा। चलो, इज इट क्लियर बच्चों, यस और नो। Yes, sir. ओके, चलो चलो नेक्स्ट वन। तो ये था हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी ईए को कैसे मेजर करें। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले 3 मार्क्स में क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले एग्जांपल 1 कौन सा, कि हमने वो TF वाला लिया। एक दूसरा एग्जांपल है कि KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तब जब टेम्परेचर कुछ ज्यादा रखना पड़ता है, कॉमन रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन अच्छे से नहीं होती है, हमें थोड़ा सा टेम्परेचर क्या करना पड़ता है बच्चों, बढ़ाना पड़ता है। समझे आप बात, हमें थोड़ा सा टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। फिर इसमें होता क्या है एग्जैक्टली कि आप जब क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तब होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है, वो बढ़ जाते हैं। तो आर्रेनियस नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। फिर वो इक्वेशन में कौन कौन सी चीजें वो लिखना है, उसके बाद फिर आप क्या लिखोगे बताओ, फिर डेरिवेशन आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्रेनियस, आपने एक्सप्लेन कर दिया। एग्जाम्पल लिखने हैं और ग्राफ ड्रॉ करना इन्होंने नहीं किया हुआ है। फिर देखो ये बाकी है, ये वाला मैंने अभी बाकी रखा है, एक्सप्लेन ये भी बाकी है, और मैंने ये वाला चलाया, ये देखो ग्राफ वाला यहाँ पे, ये वाला एक्सप्लेन हाउ वी कैन कैलकुलेट दी एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमने जो मेथड देखी ये वाली, और दूसरा ग्राफ से, दूसरा हम लोग कहाँ से ढूंढ सकते हैं बच्चों, ग्राफ का प्लॉट निकाल लो तो उससे आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। दोनों मेथड सही है। ओके, चलो यहाँ तक अगर समझ में आया तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे ढूंढते हैं, पहले मेथड कौन सी थी जो हमने इक्वेशन लगाए, वो दूसरी मेथड ग्राफ से। अब हम बात करने वाले ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो why temperature will why rate of reaction will increase when we are going to increase the temperature। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी। ओके ओके सर, श्योर, चलो बढ़ा ही देता हूँ। एक्सप्लेन एक्टिवेशन एनर्जी एंड रोल इन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है।
अब आप सोचो, आप सभी बच्चे सपोज 100 की क्लास है, सपोज 100 की क्लास है, होगा क्या? जिसके मार्क्स 35 के अप है, ये हो गया आपके एक्टिवेशन एनर्जी वाले। जिसके मार्क्स 35 के अप है, वही क्या होगा? वही क्या होगा बताओ? पास हुआ। पास होगा। तो उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी वाला बोलते हैं। या फिर एक काम करते हैं, हम लोग ये बोलेंगे कि जो कोई भी बच्चा 75 अप लाएगा, उसको हम लोग आगे के एग्जाम के लिए, जो कोई भी बच्चा 75 मार्क्स है, ओके, वो लाएगा, उसको हम लोग जो है वो आगे के क्लास में शिफ्ट करेंगे। आप सोच लो कि आपको 75 मार्क्स लाने ही लाने, तभी आप लोग 11 से 12th में जाओगे। अगर ऐसी मैं कंडीशन रख दूं नहीं तो आपको एक्टिव, हाँ, तब आप 11th में ही रहोगे, मुझे तो पता है, लेकिन बात है समझाने की बात है। सर, नहीं मैं को भी ओके ठीक है। अब बात ये बनी कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, देखो 75 से आप आएंगे तब भी आप लोग सपोज कहाँ पे जा रहे हो। हाँ, एक काम करते हैं, जेई नीट के बाद आईआईटी और एनआईटी के लिए जो जेई मेन का रिजल्ट कंसीडर होता है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि 75% लाने जरूरी है। समझ गया बच्चों? 75 मार्क्स मान लेते हैं जरूरी है। अब बात क्या बन रही है पता है आपको? एक चीज अच्छे से समझना कि क्लास में 100 में से मैंने जब डिस्ट्रीब्यूशन किया उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है, उनके जो मार्क्स आए हैं, उनके अकॉर्डिंग टू जब मैंने एनी बाय एनटी का ग्राफ में ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये एनटी है टोटल नंबर, उसमें से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100, उसमें से कितने बच्चों के कितने मार्क्स है। सपोज 100 में से 5 बच्चे ऐसे थे जो हर बार ओके, जो हर बार बेचारे कहाँ पे रहते थे बताओ? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के तौर पे लिखना होता है 0.5 0.05 ऐसे। अब आप समझ लो कि 5 बच्चे ऐसे थे जो हर बार बेचारे बहुत ट्राई करते, लेकिन उसके 35 के नीचे ही मार्क्स आते थे। फिर 5 बच्चे ऐसे थे, तो एनी बाय एनी 5/100, यहाँ पे हम लोग एनी लेते हैं, आप एनी बाय एनटी समझ लो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। बहुत अच्छे से समझना, मजा नहीं आया इसमें। यहाँ पे मैं लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 5 के गैप में ले लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और जो जिस किसी के भी मार्क्स 50, 60, 70, 75 के आप है, वही जेई के एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ऐसा ऐसा सामान लेते हैं। अब क्या हुआ, मैं जो है ये मेरे लिए एक बैरियर है, इसके बाहर जितने जाएंगे वो जेई में पास। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैंने एनालिसिस किया पूरा क्लास का। टेम्परेचर 1 पे मैंने, मतलब अभी ऑनलाइन क्लासेस चले थे, जैसे आप लोग आए मैंने एनालिसिस किया कि कई सारे बच्चे हैं, 5-6 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो 20 से नीचे ही रहते, 20 के आस 20 रहते हैं। फिर 5-6 बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स जो है वो 90 के आसपास रहते हैं। ठीक है, तो 5 और 5 कितने बच्चे आ गए समझो आप? 5 और 5 कितने बच्चे आ गए? 10, 10। और 10 बच्चे ऐसे थे जो 40 के आसपास मार्क्स थे, चलो 30 के आसपास मार्क्स थे। फिर 15 बच्चे ऐसे थे जिसके मार्क्स कितने थे पता है आपको?
50 के आसपास थे। 15 बच्चे ऐसे थे जिसके मार्क्स कितने के आसपास थे बच्चों? 50 के आसपास थे। फिर लास्ट में 20 बच्चे ऐसे आए जिसके मार्क्स 70 थे। कितने थे बच्चों? 70 नहीं, हम लोग ये लेते हैं 60 थे। कितने थे? 60। तब अभी तो ग्राफ एक काम करते हैं। हाँ, 20 बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स 60 है, 15 बच्चे ऐसे जिसके मार्क्स 50 है, तो 50 पे रहेगा, 60 पे और भी आगे बढ़ेंगे, 20 पे चले जाएंगे। फिर क्या होगा बताओ? फिर 10 बच्चे ऐसे थे जो 70 पे आके रुक गए। 10 बच्चे ऐसे थे जो 70 पे आके रुक गए। फिर क्या होगा? फिर कितने हुए टोटल? कहना, गिनो तो ये इस साइड कितने हुए टोटल? 40 बाकी है। 40 बाकी है ना? फिर लाइक एक 8 बच्चे ऐसे आ गए कि जिसके मार्क्स थे तो एग्जैक्टली 75 थे। फिर 6 बच्चे ऐसे आ गए जिसके मार्क्स कितने थे बच्चों? 80 थे। कितने हुए बताओ? यहाँ पे 6 बच्चे। पहले रिज्वाइन कर ले। हाँ, रिजॉइन कर लो, फटाफट से रिजॉइन करो। तब तक आप काउंट कर लो सर।